Hi everyone, this is Simran. I hope you all are doing well and your study is also going well. My name is Simran. I'm working in State Bank of India and today we will talk in this video about our mains reasoning strategy कि किस तरीके से आप जो है रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो. अगर आपका जो मेंस क्वालिफाई करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है जो सेक्शन होता है वो रीजनिंग का होता है, जस्ट बिकॉज योर रीजनिंग टोटली डिपेंड ऑन योर लॉजिकल थिंकिंग कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से डीपली सोच सकते हो. मतलब बाकी अगर सब्जेक्ट से कंपेयर करते हो तो ये सब्जेक्ट जो होता है आपके लिए स्कोरेबल होता है, आप जितना चाहो स्कोर कर सकते हो. सो मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर एग्जाम पैटर्न एंड अबाउट योर सिलेबस. क्योंकि अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करने वाले हो और आपको सिलेबस नहीं पता, आपको टॉपिक्स नहीं पता है, तो शायद आपको जो है एग्जाम अटेम्प्ट करने में जो है डिफिकल्टी होगी. कई बार हमें पता नहीं होता कि ये टॉपिक आना होता है या नहीं आना होता और हम जो टॉपिक नहीं आते उस पर ज़्यादा फोकस करते हो. कई बार होता है कि किसी टॉपिक का वेटेज जो होता है वो एग्जाम में कम होता है और हम इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, उसी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं. तो सबसे पहले आपका जो जरूरी काम जो होता है वो होता है कि आपको अपने एग्जाम पैटर्न और अपने सिलेबस के बारे में जानकारी लेनी होगी. और सबसे ज़्यादा अगर वेटेज जो रीजनिंग में होता है वो होता है पजल का, सिटिंग अरेंजमेंट का, डेटा सफिशिएंसी का और जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उस चीज़ का. क्योंकि मेंस में जो है ये सब टॉपिक्स का वेटेज जो होता है सबसे ज़्यादा होता है. और बाकी के जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं लाइक ब्लड रिलेशंस होता है, सिलोलिज्म्स होता है, इनइक्वलिटीज होता है, वो 5-5 मार्क्स के ही होते हैं. हर एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन होता है वो 1-1 मार्क्स का ही होता है. एंड वन मोर थिंग यू शुड बी रिमेंबर द डिफिकल्टी लेवल इन मेंस एग्जाम इज मच हायर देन प्रीलिम्स. क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, नॉर्मली अगर आप पजल देख रहे हो कि वो 1.5 मिनट में आपका पजल बन जाता है और आप जो है 1.5 मिनट में जो है वो 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हो. बट मेंस में क्या होता है कि एक पजल होती है, उसका पैराग्राफ में एक इतनी बड़ी पजल होती है कि पढ़ने में भी शायद आपको 1.5-2 मिनट लग जाता है. फिर उसको सॉल्विंग करने में आपको जो है 3 से 4 मिनट लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देखा 6 से 7 मिनट भी जो है आपको एक प्रीलिम्स में मेंस की जो है पजल सॉल्व करने में लग जाता है. तो ऐसे देखा जाता है कि इसका डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा ज़्यादा होता है. एंड मेक श्योर इफ यू आर गोइंग फॉर मेंस एग्जाम तो सबसे पहले आपको जो है उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. क्योंकि आपका जो रियल एग्जाम होता है उसको अटेम्प्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. कि इससे हमें क्या होता है कि ब्रीफ आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं, किस टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं और हमें किस एरिया पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. सिटिंग अरेंजमेंट होता है, किस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट होता है, पजल होता है और जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है वो किस टाइप की आती है, कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं. एंड एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो रीजनिंग है वो टोटली हमारे जो है थिंकिंग पावर पर डिपेंड करते हैं, हम कितना ज़्यादा डीपली सोच सकते हैं, हमारे डिसीजन जो होते हैं वो किस तरीके से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं. कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि जस्ट लाइक एक आपको वैल्यू दी जाती है मैथ्स में, अब आप उसको कैलकुलेट करके इसका ये फिक्स होता है कि हाँ इसकी यही वैल्यू होगी. बट रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है. रीजनिंग में आपको सोचना पड़ता है कि क्या इसका आंसर ये हो सकता है. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग कि क्या इसका आंसर ये हो सकता है. मतलब वहां पे अगर आप देखोगे 2 ऑप्शन है, दोनों में आपको सही दिखेंगे बट आप पे डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा किस पे फोकस करता है. कि एग्जामिनर जो है उनके अकॉर्डिंग उनकी आपकी जो सोच है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए. सो मूविंग ऑन द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप. अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट. बाकी सारे जो टॉपिक्स है उनका आपका कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है एक पजल होती है, पजल को सॉल्व किया जाता है. ब्लड रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. मतलब देखा जाए तो पर्टिकुलर आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक टॉपिक की. उसके बाद में हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा प्रैक्टिस रेगुलरली. समटाइम होता है कि हमने जो है हमारा सिलेबस देख लिया है और बाकी के सारे जो भी टॉपिक्स है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ लिया है बट हम जो क्या होता है रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं. आपको ये लगता होगा कि एक दिन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, दूसरे दिन रहने देता हूँ, तीसरे दिन रहने देता हूँ, चौथे दिन प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं, तो शायद मेरे को टॉपिक तो आता ही है, तो चाहे मैं फर्स्ट डे करूँ 4th डे करूँ तो मेरे लिए सेम होगा. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बैंकिंग एग्जाम में ऐसा होता है चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, स्पेशली फॉर रीजनिंग, कि आपको हर एक दिन जो है प्रिपरेशन करनी होगी. हर एक दिन जो है आपको उसको टॉपिक को बार बार रिवाइज करना होगा, उनके मॉक टेस्ट लगाने होंगे. रेगुलरिटी जो होती है आपको अच्छे स्कोर करने में आपकी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. तो इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा. कि आपको लग रहा है कि एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डे पे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट पढ़ रहे हो तो शायद आप स्कोर कर पाओगे. कर सकते हो लेकिन जो बेटर स्कोर होता है वो शायद आप नहीं कर सकते हो. उसके बाद में हमारा होगा टाइम मैनेजमेंट कि किस
टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम ये सॉल्व कर रहे हैं और उसमें इतना ज़्यादा टाइम फोकस, इतना ज़्यादा जो होता है हमारा टाइम जो है दे देते हैं कि कई बार एक नंबर का क्वेश्चन होता है और उसको जो हम टाइम इतना ज़्यादा देते 3 से 4 मिनट दे देते, तो शायद हमारा स्कोर कार्ड गिर सकता है। क्योंकि आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस को सम टाइम पजल होती है। एक पजल होती है जिसको आप 6 से 7 मिनट दे रहे हो तो अगर आप स्कोर कर रहे हो तो बेस्ट होगा, बट एक है कि आप सिलोलिज्म में एक सिलोलिज्म को अगर 2 से 3 मिनट दे रहे हो ना तो शायद वो आपके लिए जो है बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा वर्क करना है, मीन टाइम देना होता है। एक टाइम मैनेजमेंट भी जो होता है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये किस तरीके से आपको पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उनका रिवाइज कर रहे हो बार बार, तो पता चल जाएगा कि शायद ये टाइप का क्वेश्चन होता है, इस पे ज़्यादा अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तो मेरा स्कोर कार्ड जो है मिनिमम जितना मैंने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग भी जो है मेरा स्कोर कार्ड बढ़ नहीं रहा है। तो क्या एक ऐसा रीज़न है? रीज़न यही हो सकता है कि जहाँ फोकस करना चाहिए आप वहाँ फोकस नहीं कर रहे हो और जहाँ फोकस की ज़रूरत ही नहीं है उसको ओवर फोकस कर रहे हो आप। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मॉक टेस्ट। यस, मॉक टेस्ट जो है इस एक पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में जो है एक मास्टर रोल प्ले करता है। मतलब एक क्लास का अगर देखा जाए कि अगर एक टीचर होता है, मास्टर होता है, वो होता है एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ऐसी चीज़, चाहे आप दुनिया भर की कितनी भी चीज़ें पढ़ लो, चाहे रीजनिंग के अंदर चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, पजल जो होते हैं आप ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी में अटेम्प्ट कर रहे हो कर लो, कम से कम टाइम में अगर आप कर रहे हो, बट आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो है बहुत सारे लोगों से पीछे हो रहे हो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मॉक टेस्ट आपको अपनी रियल पोजीशन बताता है। मॉक टेस्ट आपको अपना जो होता है आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ बताता है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट आपने किया है कि सही किया है कि गलत किया है वो बताता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हमें पता भी नहीं चलती। मॉक टेस्ट एक होता है कि रियल एग्जाम फीलिंग देता है हमें। तो हो सके तो ज़्यादा मॉक टेस्ट से मॉक टेस्ट लगाना, और पर डे अगर आप 2 से 2 मॉक लगा रहे हो, 3 मॉक लगा रहे हो तो बहुत बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो और उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो यही होगा कि अगर मॉक टेस्ट के बाद में सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हमारा मॉक टेस्ट एनालिसिस। एक ऐसी चीज़ होती है कि समटाइम हमें पता ही नहीं होता है, हम क्लास में बैठे हम बस करे जा रहे हैं। हमारे लिए एक टीचर होता है कि जो हमें प्रोवाइड करता है हमारा फीडबैक। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस एक तरीके से आपका फीडबैक है कि आपको लग रहा है कि मेरा एक क्वेश्चन ठीक है और आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, ओवर टाइम देके भी आप उसको गलत कर रहे हो, तो शायद वो मॉक टेस्ट आपको एनालिसिस जो है वो बता देता है कि अपना ओवर टाइम देके भी क्यों गलत कर रहे हो इस क्वेश्चंस को। सबसे मेन पार्ट जो होगा वो होगा हमारा कि एग्जाम एनालिसिस करना। एनालिसिस करने का ये मतलब नहीं है कि आपने देख लिया कौन सा सही है और कौन सा गलत है, दैट्स इट। नहीं, आपका जो वीक एरिया है सबसे पहले उस पर फोकस करना है कि ये मेरा क्यों वीक है। और अब हम देखते हैं कि जो मेंस एग्जाम का पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक, यहाँ मैंने अपनी साइड से जो है टॉपिक्स को डिवाइड किया है, यहाँ पे पैटर्न को डिवाइड किया है कि किस तरीके का पैटर्न होता है हमारा। और देखा जाए तो हमारी जो रीजनिंग होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला जो होता है हमारा पजल होता है और सिटिंग अरेंजमेंट होता है। अगर आप स्कोरेबल जो पॉइंट देखोगे, स्कोरेबल अगर जो हमारा टॉपिक होता है वो मेन होता है पजल होता है, क्योंकि पजल का जो है मेन्स एग्जाम में जो है 3 से 4 सेट आता है। अगर आप इसमें 2 सेट भी कर लेते हो तो आपका स्कोर जो है देखा जाए कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, तो 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। और कट ऑफ भी जो होती है वो 10 से 12 ही जाती है। और इसके लिए क्या करना होगा कि मैं कहूंगी कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए आप जो है ऑफलाइन लगाओ और ऑनलाइन जो है मॉक टेस्ट होते हैं वो लगाने की ट्राई करो। जितना हो सके डिफरेंट टाइप्स के जो है पजल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं वो करने का ट्राई करो।